हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वायरोट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जेकेपीएससी का कल जो एग्ज़ाम हुआ है 2025 में इन्वायरमेंटल साइंस लेक्चरर के लिए, तो उसका हम क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे आपका इन्वायरमेंटल साइंस का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इनमें से जो है फोटोकेमिकल स्मोक का प्राइमरी प्रिकर्सर नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, एक सेकेंड जस्ट, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्राइमरी प्रिकर्सर की, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इसमें से नॉक्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ वीओसीज और नॉक्स जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये क्या है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली एमिट आउट होते हैं। तो नॉक्स और वीओसीज जो हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपका रिएक्ट होके क्या फॉर्म करते हैं, ओजोन और फोटोकेमिकल स्मोक। ओजोन फॉर्म करते हैं, ओजोन से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, देन ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे, देन दे विल फॉर्म दी फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका नॉट अ प्राइमरी प्रिकर्सर। प्राइमरी प्रिकर्सर नहीं बोला गया कि इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी प्रिकर्सर नहीं है। तो आपका ओजोन इज़ दी करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर, ओजोन इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ओजोन क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, O3 इज़ दी करेक्ट आंसर। ये देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल स्मोक, लंडन स्मोक के ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया अंडर द पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम कर्व। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम कर्व के अंदर कौन सा रीजन जो है वो फॉल करता है, तो सोलर स्पेक्ट्रम एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सोलर स्पेक्ट्रम एट द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर कितना होता है, सोलर इरेडियंस जो है हमारी, मैंने विंस लॉ बताया है। ठीक है, 1316 वॉट पर मीटर स्क्वायर आपका क्या होता है, सोलर इरेडियंस होती है। द स्पेक्ट्रम विच कवर द स्पेक्ट्रम ऑफ यूवी, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, तीनों रेज को कवर करता है ये। जिसमें अगर यूवी की अगर हम बात करें, ठीक है, यूवी का अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें तो वो आपका क्या रहता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो आपकी 7% फॉल करती हैं। विजिबल जो है आपकी 42 to 44%। ठीक है, 42 to 44% फॉल करती है। और इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 48 to 50%। इन्होंने क्या पूछा है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 40 to 47% इज़ दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, 40 to 47% इज़ दी करेक्ट आंसर, बिकॉज विजुअल पोर्शन ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोलर स्पेक्ट्रम इज 42% ऑफ टोटल एनर्जी। कितना, 42% ऑफ टोटल एनर्जी अर्थ पे हमें देखने को मिलता है, 42% ऑफ टोटल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन एंड रीजन की अगर हम बात करें तो आपको असर्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, Biosphere comprises all the living organism on Earth and physical environment to which these life form interact. Reason: the biosphere relies heavily on hydrospheric component as a water or essential for all biological processes on Earth. So it's mean that कि बायोस्फेयर में, द बायोस्फेयर इंडेड इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोस्फेयर में क्या है, सारे के सारे क्या कवर करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको कंसिडर किया, प्लस द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, कुछ पार्ट मैंने बताया था कि इस तरीके से कर्व होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज बायोस्फेयर। यहाँ पे इट इज़ द सम पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। तीनों स्फेयर का कुछ पार्ट जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बायोस्फेयर इंडेड इंक्लूडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस द पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर विद विच दे इंटरैक्ट। ठीक है, जिसके साथ ये क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो आपका और रीज़न जो है वो ठीक है, रीज़न आपका करेक्ट है। ठीक है, असर्शन ठीक है। देन रीज़न की अगर हम बात करें, रीज़न क्या कह रहे हैं, द बायोस्फीयर रिलाइज heavily on hydrospheric component as a water is essential for all biological process on earth.
वाटर जो है इट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमें पता है वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म, हर लाइफ फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोस्फीयर जिसमें ओशन, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर सब कुछ चीज़ें जो आपकी कंसिडर की जाती हैं इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ मेंटेनिंग लाइफ। क्या है वो आपका एक की कंपोनेंट है जो मेंटेन करके रखता है लाइफ को। तो असर्शन एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आर जो है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट फुली एक्सप्लेन द बायोस्फीयर, बिकॉज दिस इज नॉट फुली एक्सप्लेन दी बायोस्फीयर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। कंटिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक, यस दिस इज करेक्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइटिक कंपोजिशन से बनी होती है, ग्रेनाइट रॉक से बनी होती है, जैसे कि फेल्सिक रॉक, ग्रेनाइट या फिर ग्रोंडोडायोराइट। ठीक है, ग्रांडोडायोराइट, ठीक है, ग्रांडोडायोराइट। तो फेल्सिक रॉक से बनी होती है आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट। तो फेल्सिक रॉक क्या है, फेल्सिक रॉक क्या है आपका ग्रेनाइटिक इन कंपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो कंटिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट रॉक, यस दिस इज करेक्ट। ठीक है, अर्थ कोर इज प्रीडोमिनेंटली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, अर्थ कोर जो है वो आयरन और निकल से बने हैं, यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, ओशियानिक क्रस्ट इज कंपोज ऑफ बसाल्टिक रॉक, ये भी ठीक है आपका। सिलिकॉन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है जो अर्थ क्रस्ट में वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, 46.6% ऑक्सीजन जो है आपका अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, विच इज़ फॉलोड बाय सिलिकॉन। उसके बाद सिलिकॉन आता है आपका 27.7%, देन एल्यूमिनियम और आयरन। तो इसका ऑर्डर क्या रहता है आपका, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है, ऑक्सीजन, दैट इज़ 46.6% बाय वेट, और देन आता है आपका सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम और आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्होंने पूछा इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट। तो हमेशा याद रखना, कंटिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट रॉक, अर्थ कोर इज प्रिडोमिनेंटली कंपोज ऑफ आयरन एंड निकल, ओशियानिक क्रस्ट इज कंपोज ऑफ बसाल्टिक रॉक, एंड सिलिकॉन इज मोस्ट अबंडेंट अर्थ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, दैट इज नॉट करेक्ट। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो मैक्रो लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें, मैक्रो लैंडफॉर्म जो है उसमें क्या होता है, दीज आर दी वेरी लार्ज एंड फर्स्ट ऑर्डर फीचर ऑफ अर्थ सरफेस, क्या होते हैं, वेरी लार्ज एंड फर्स्ट ऑर्डर फीचर ऑफ अर्थ सरफेस विच इज फॉर्म मेनली बाय एंडोजेनिक फोर्सेस। किसकी वजह से बनते हैं ये, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके ओशन बेसिन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन सिस्टम हो गए, ये तो किसकी वजह से बनते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो है ये लार्ज माउंटेन्स जो हमारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि हिमालयाज़ हैं, एंडीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके क्रिएटेड बाय इंटरनल टेक्टोनिक प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो माउंटेन जो है वो मैक्रोफोल्ड्स जो है हमें लैंडफॉर्म जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है आपका एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से फॉर्म होते हैं, येस दिस इज करेक्ट। एंडोजेनिक फोर्सेस सिस्मिक एक्टिविटी, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको कि एंडोजेनिक फोर्सेस इट्स मीन दैट दे आर रिलेटेड टू सिस्मिक एक्टिविटी, नो दिस इज नॉट करेक्ट। तो सिस्मिक एक्टिविटी क्या होता है आपका, सिस्मिक एक्टिविटी में हम अर्थक्वेक को देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, देन हम देखते हैं मीज़ो लैंडफॉर्म ओशियानिक बेसिन, मीज़ो ओशियानिक बेसिन, तो इसमें क्या होगा आपका, मीज़ो ओशियानिक बेसिन भी आपका इनकरेक्ट है। एक्सोजेनिक फोर्सेस इन वोल्केनिक इरप्शन, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन द करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्टली मैच द मैक्रो लैंडफॉर्म विच इज फॉर्म बाय ड्यू टू माउंटेन, मैक्रो लैंडफॉर्म फॉर्म ड्यू टू माउंटेन्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? मैक्रो लैंडफॉर्म माउंटेन, बी एंडोजेनिक फोर्सेस सिस्मिक एक्टिविटी, सी मीजो लैंडफॉर्म ओशियानिक बेसिन, डी एक्सोजेनिक फोर्सेस वोल्केनिक इरप्शन। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ कि करेक्टली मैच इन्होंने जैसे पूछा है कि मैक्रो लैंडफॉर्म जो है वो माउंटेन्स की वजह से भी फॉर्म होते हैं, मैक्रो लैंडफॉर्म माउंटेन्स की वजह से फॉर्म होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो है आपका सिस्मिक एक्टिविटी जो है हमें देखने को मिलती है। और मीजो लैंडफॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या उससे ओशियानिक बेसिन बनते हैं, तो मैक्रो लैंडफॉर्म की वजह से आपके ओशियानिक बेसिन बनते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था ऑप्शन नंबर ए में। तो मैक्रो लैंडफॉर्म ओशियानिक बेसिन जो है वो मैक्रो लैंडफॉर्म्स की वजह से बनते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वोल्केनिक इरप्शंस आते हैं। नो, दिस इज कॉज ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन, दैट इज कॉज ड्यू टू एंडोजेनिक, ठीक है, नॉट एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से नहीं आते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। दोनों जो है आपके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि मैक्रो लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं वो आपके माउंटेन्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो मैक्रो लैंडफॉर्म्स की वजह से फॉर्म हो रहे हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसमें सिस्मिक एक्टिविटीज़ जो है आपकी देखने को मिलती हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू मी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी इन अर्थ इंटीरियर? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कुनार्ड डिसकंटिन्यूटी, लेमन डिसकंटिन्यूटी एंड मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सी डिसकंटिन्यूटी जो है वो कौन से कोर जोन में हमें देखने को मिलती है? तो बेसिकली ऑर्डर जो आपका रहता है लेमन जो है वो आपको इनर कोर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है कि अरेंज दी असेंडिंग ऑर्डर, तो इनर कोर में हमें लेमन डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है। देन हम बात करें इनर कोर के बाद आता है आपका आउटर कोर। आउटर कोर में जो है आपको क्या देखने को मिलती है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलता है आउटर कोर कह लो या फिर मेंटल में, ठीक है, आउटर कोर या मेंटल में हमें गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है। देन आता है आपका मोवेरिक डिसकंटिन्यूटी, जो आपको कहाँ देखने को मिलती है? मेंटल और क्रस्ट जोन में, मेंटल और क्रस्ट जोन में। और कुनार्ड डिसकंटिन्यूटी जो है वो हमें अपर क्रस्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा आपका? 1 3, ठीक है, 3 1 4 एंड सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो लेमन के बाद आपका कोर, इनर कोर से हम स्टार्ट करेंगे आउटर कोर तक, आउटर कोर तक। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है। तो लेमन, ठीक है, लेमन के बाद गुटेनबर्ग के बाद मोवेरिक और मोवेरिक के बाद कुनार्ड, ठीक है, कुनार्ड डिसकंटिन्यूटी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नॉर्मल लैप्स रेट इन एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज इन द ट्रोपोस्फेयर। तो नॉर्मल बेसिकली लैप्स रेट क्या होता है? इट इज़ द रेट एट विच एयर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर की बात कहाँ की गई है? एक तो ऑप्शन नंबर बी में की गई है और एक ऑप्शन नंबर डी में की गई है, ठीक है, डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो क्लियर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ? तो नॉर्मल लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट में क्या होता है? नॉर्मल लैप्स रेट को हम क्या बोलते हैं? एवरेज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पे टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज विद हाइट हमें देखने को मिलता है अंडर द नॉर्मल कंडीशन, जिसका हम जो बताएं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमें टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस पर 154 मीटर, 154 मीटर। क्लियर है? अगर आपको ऑप्शन में कभी आ जाए 1 डिग्री सेल्सियस पर 154 मीटर, तो ये क्या है? आपका नॉर्मल लैप्स रेट है। क्लियर है? ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में क्या होता है? आपका 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो है आपको टेम्परेचर चेंज देखने को मिलता है, ठीक है।
मॉइस्ट एडियाबैटिक लैब स्टेट में 4 to 7 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमें देखने को मिलता है। तो नॉर्मल लैब स्टेट क्या रहेगा आपका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सोलर पोन के रिगार्डिंग जो है ये इनकरेक्ट, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये जो है आपका गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का जब एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पर पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये पेपर मैं सॉल्व करा चुकी थी ऑलरेडी आपको, और मतलब ये क्वेश्चन जो है हम रिपीट कर चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग द सोलर पॉन्ड, तो इसमें क्या है, ब्यूटाइल रबर कैन बी यूज एन लाइनर एट द बॉटम, ये कहाँ होता है, सैनिटरी लैंडफिल्स में करते हैं। द स्टोरेज जोन एट द बॉटम हैज़ अ लोवेस्ट सैलिनिटी, स्टोरेज जोन एट द बॉटम हैज़ लोअर सैलिनिटी, लो सैलिनिटी होती है आपकी लोअर मोस्ट जोन में। येस दिस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ सोलर पॉन्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सोलर पॉन्ड जो है आपका करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है ना इसमें। जो करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ब्यूटाइल रबर कैन बी यूज एज अ लाइनर एट द बॉटम। ब्यूटाइल रबर इज केमिकली रेजिस्टेंट, ब्यूटाइल रबर जो होता है वो आपका क्या होता है, केमिकली रेजिस्टेंस और इम्परमिएबल होता है, विच मेकिंग इट सूटेबल एज अ लाइनर ऑफ प्रिवेंट सीपेज, सीपेज से जो हमें बचाता है। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो ब्यूटाइल रबर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ब्यूटाइल रबर जो है हम सीपेज से इम्परमिएबल लेयर की तरह जो है हम उसका यूज़ करते हैं ताकि सीपेज जो है हमारा ना देखने को मिले। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे थे स्टोरेज जोन एट द बॉटम हैज़ लोअर सैलिनिटी, जो स्टोरेज जोन होता है वहाँ पर क्या होती है, लो सैलिनिटी हमें देखने को मिलती है एट द बॉटम। नो, एट द स्टोरेज जोन जो होगा आपका क्या होगा, हाईएस्ट सैलिनिटी हमें देखने को मिलेगी। द सैलिनिटी इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सैलिनिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो टॉप मोस्ट लेयर पे क्या होगा, लो सैलिनिटी होगी, और बॉटम पे क्या होगा, हमेशा आपका हाई सैलिनिटी होगी। क्लियर है, तो अगर अपर लेयर जो होगी वहाँ पे क्या होगी, लो सैलिनिटी, और जो लोअर बॉटम पे क्या मिलेगा आपको, हाई सैलिनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम क्लोराइड कैन बी यूज टू क्रिएट सॉल्ट ग्रेडियंट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है MgCl2 या फिर सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl कैन बी यूज टू इंक्रीज द सैलिनिटी। हम क्या करते हैं, उसको सैलिनिटी इंक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं लोअर लेयर में, दैट फॉर्मिंग द ग्रेडियंट दैट ट्रैप द हीट, जो आपका क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर NaCl, ठीक है, MgCl2 या फिर NaCl का हम यूज़ करते हैं सैलिनिटी को इंक्रीज़ करने में, और वो क्या करता है आपका सैलिनिटी को वो हेल्प करता है हमारी हीट को ट्रैप करने के लिए फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। द नॉन कन्वेक्टिव जोन एक्ट एज अ इंसुलेटर, नॉन कन्वेक्टिव जोन है वो एक्ट एज अ इंसुलेटर आपका काम करता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट prevent the heat loss from the bottom storage zone, it prevent the heat loss from the bottom storage zone, थर्मल इंसुलेटर का काम करता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी मैचिंग हमें यहाँ पर करना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि होमोस्फेयर, आइनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, होमोस्फेयर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, होमोस्फेयर पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन यूनिफॉर्म। होमोस्फेयर क्या होता है आपका, लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे कंपोजिशन ऑफ गैसेज आपकी यूनिफॉर्म रहती है, जैसे कि N2 और O2। क्लियर है, तो अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है आपका, देखो अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज द एक्सोस्फेयर। ठीक है, देन आएगा आपका 80 to 640 किलोमीटर जो है वो आपका आइनोस्फेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज रफली ओवरलैप विद मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो 80 to 640 दैट इज आइनोस्फेयर। देन आएगा आपका स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर क्या है, विच इज लेयर विच इज प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेज हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऑक्सीजन,
एक सेकेंड, ये तो आपका हो गया होमोस्फेयर का ऑप्शन नंबर 1। दैट मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मोर एंड लेस डिवॉइड मेजर वेदर फिनोमिना। तो मेजर वेदर फिनोमिना जो है मोर और लेस डिवॉइड, तो आपका आर का 4 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पी का क्या है? 1 है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेज आर दी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्यू का क्या है? आइनोस्फेयर, दैट इज एक्सटेंड 80 to 640। स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज मोर लेस डिवोटेड मेजर वेदर फिनोमिना जहाँ देखने को मिलता है। एक्सोस्फेयर, दैट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड। रिवील्स प्रेफरेंस मेथड से रिलेटेड जो है आपका नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बिकॉज ट्रैवल कॉस्ट जो है, ट्रैवल कॉस्ट मेथड विच इट इज़ रिवील बेस्ड ऑन एक्चुअल स्पेंडिंग और रिक्रिएशन, विच दैट इज बेस्ड अपॉन एक्चुअल स्पेंडिंग और रिक्रिएशन। हिंडोनिक प्राइसिंग जो है वो भी आपका क्या है? मेक मार्केट प्राइस रिफ्लेक्ट द इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है, मार्केट इवैल्यूएशन की बात करें, ये भी आपका रिवील्ड होता है, यूजेज एक्चुअल मार्केट डाटा। कंटीजेंट वैल्यूएशन, दैट इज स्टेटेड नॉट रिवील्ड बेस्ड ऑन सर्वे एंड हाइपोथेटिकल विलिंगनेस टू पे, दैट इज बेस्ड अपॉन सर्वे। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये पूछा भी गया है किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो है वो मैंने करवा रखा है ये कवर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो PYQ जो है वो ध्यान से करके जाना, क्योंकि जो रिलेटेड PYQs हैं उसमें से कोई ना कोई एक आधे क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन PYQ जो हैं वो कवर करा रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज इन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज। चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आपका क्या रहेगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? एंट्रोपी क्या होता है? इट मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। तो इट मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और द रैंडमनेस ऑफ सिस्टम को मेजर करता है। ठीक है, विच ओबे द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। पता है हमें ये बात? ठीक है, ओबे करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। ठीक है, तो डेल्टा एस, आइसोलेटेड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो डेल्टा एस क्या होगा? इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा आपका? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा आपका? पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिल रहा है। डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर द स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू 0 फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और डेल्टा एस इज इक्वल इज लेस देन 0 इन द केस ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पूछा है क्यों नहीं, चेंज इन एंट्रोपी। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following type of inversion in characteristics to sinking and compression of large air masses? Sinking and compression of large air masses. ठीक है, sinking and compression of large air masses. तो sinking किस केस में होता है भाई? सबसे डेंस इन्वर्जन के केस में बताया था मैंने। ठीक है, जब इन्वर्जन्स कराए थे तो ये बात मैंने की थी कि सबसिडेंस इन्वर्जन में क्या होता है? सिंकिंग। सारी की सारी गैस जो है दैट इज कॉज बाय सिंकिंग एंड कंप्रेशन ऑफ लार्ज एयर मासेस। लार्ज एयर मासेस जो है वो सिंक आउट हो जाते हैं एट अ हाई एल्टीट्यूड, अकर अंडर द हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, हाई प्रेशर सिस्टम में जो है वो आके क्या हो जाते हैं? आपके
सिंक हो जाते हैं। तो सबसे डेंस इन्वर्जन में क्या होता है, सिंकिंग एयर एट हाई प्रेशर। फ्रंटल में क्या होगा, फ्रंट्स बनेंगे। रेडिएशन में क्या होगा, नाइट कूलिंग हमें देखने को मिलेगा। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सबसे डेंस इन्वर्जन अपर ट्रोपोस्फेयर पे देखने को मिलता है, फ्रंटल वेरी करता है। रेडिएशन की बात करें तो नियर सरफेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है, नियर सरफेस जो है देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट कूलिंग की अगर बात करेगा तो दे आर टॉकिंग अबाउट द रेडिएशन इन्वर्जन, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है रेडिएशन इन्वर्जन, फ्रंटल मॉडरेट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन सबसिडेंस लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। और क्लियर नाइट जो है वो हमें देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द रेडिएशन इन्वर्जन। फ्रंटल इन्वर्जन में हमें कोल्ड और वार्म फ्रंट्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। सबसिडेंस इन्वर्जन में हमें हाई प्रेशर सिस्टम देखने को मिलेगा। तो क्लियर है, अब यहाँ पे एक ही बात से एक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ध्यान से आपने लेक्चर सुना होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कैरेक्टराइज बाय सिंकिंग एंड कंप्रेशन, दैट इज सबसिडेंस इन्वर्जन। क्लियर है। तो रेडिएशन इन्वर्जन में क्या होगा, नाइट कूलिंग, फ्रंटल में फ्रंट्स बनेंगे। वैली इन्वर्जन में क्या होगा आपका, माउंटेन और हिली एरियाज में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन आपको क्या दे रखा है, मेथोडोलॉजीज ऑफ EIA दे रखा है, एडॉक, चेकलिस्ट और बैटल और मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, एडॉक मेथड के लिए हम क्या करते हैं, एडॉक मेथड के लिए अप्रोच और इट इज़ द क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ लिमिटिंग इन्फॉर्मेशन। एडॉक मेथड क्या है, क्वालिटेटिव असेसमेंट है, ठीक है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन चेकलिस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो चेकलिस्ट मेथड में आपका क्या होता है, इट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड इन्वॉल्व द वेइंग एंड स्केलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, वेइंग और स्केलिंग करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से टेबल बना रखा था जिसमें मैंने ये सारी बातें इन शॉर्ट और कंसाइज मैनर में कर रखी थी, ठीक है। तो बैटल इन्वायरमेंट की अगर हम बैटल इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो बैटल इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन में आपका क्या होता है, दैट यूज़ द फीडबैक लूप, जिसमें फीडबैक लूप हम सिस्टम यूज़ करते हैं टू एक्सेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बैटल इन्वायरमेंटल इवैल्यूएशन में हम वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है वो इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या करते हैं, इट इज़ द जनरलाइज 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू मेजर द प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑफ इम्पैक्ट को हम इसमें देखते हैं मैट्रिक्स मेथड में। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। P का 3, Q का 1, R का 4 और S का 2। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर, ह्यूमिडिटी के ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ था, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की बात करी है इन्होंने, तो दे आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दे आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट अ गिवन टेम्परेचर बात करते तो दे आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी और सैचुरेटेड ह्यूमिडिटी, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, रेशो ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर टू मैक्सिमम पॉसिबल एट द टेम्परेचर, ठीक है। रेशो, इट इज़ द रेशो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशो ऑफ एक्चुअल। और यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, ये मैं करवा भी चुकी हूँ। इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन, यूनेस्को डिलीवर्ड द टिबिलिसी डिक्लेरेशन विच इज़ हेल्ड इन 1977। कब हुआ था, 1977 में हमें ये देखने को मिला था। कहाँ देखने को मिला था, जॉर्जिया में, USSR में। इट इज़ द फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन की फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी ये, ठीक है, टू सेट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल गाइडलाइंस फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम।
तो कहाँ पर हुई थी? तिबिलिसी जॉर्जिया में 1977 में। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वेजिटेशन। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वेजिटेशन, तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वेजिटेशन जो है वो किस में देखने को मिलता है? कौन से बैंड में हमें देखने को मिलता है? रेड एंड ब्लू वेवलेंथ में, है ना। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस बाय वेजिटेशन, रिफ्लेक्टेंस, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस तो कहाँ देखने को मिलेगा? ग्रीन वेवलेंथ पे। ठीक है। एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम कहाँ होगी? ब्लू और रेड बैंड पे होगी, बताया हुआ है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस बाय वेजिटेशन, रिफ्लेक्टेंस ग्रीन वेवलेंथ पे हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वाटर, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वाटर, ये तो करेक्ट होगा आपका। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वाटर कहाँ होगा? नियर NIR पे, नियर इंफ्रारेड पे। और स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस बाय वाटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस बाय वाटर ब्लू और शॉर्टर वेवलेंथ पे। ये मैंने बता रखा था कि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस बाय वाटर जो है ब्लू है, पानी पानी ब्लू बैंड्स पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस बाय वाटर। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वाटर जो है वो NIR रीजन में हमें देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस बाय वेजिटेशन जो है हमें रेड और ब्लू वेवलेंथ पे देखने को मिलती है एब्जॉर्बेंस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टेंस ऑफ वेजिटेशन की बात होगी तो ग्रीन वेवलेंथ पे हमें देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टिमेटेड यूजिंग द लैंड कवर मैपिंग इन द एप्लीकेशन ऑफ GIS एंड रिमोट सेंसिंग टेक्निक। इनमें से कौन सा जो है वो लैंड मैपिंग के, लैंड कवर मैपिंग के लिए हम यूज नहीं करते हैं GIS में? कौन सा है इसमें से? तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं, टोटल बायोमास एक्यूमुलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, लीफ इंडेक्स के लिए भी हम यूज़ करते हैं, लीफ इंडेक्स के लिए, बट सी सरफेस टेम्परेचर के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो लैंड कवर मैपिंग की बात हो रही है तो प्रोडक्टिविटी दैट इज़ रिलेटेड टू ग्रीन, ठीक है, वेजिटेशन दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वेजिटेशन, लीफ इंडेक्स दैट इज़ रिलेटेड टू वेजिटेशन, बट sea surface temperature is not related to vegetation, that is the oceanic parameter। ये क्या है आपका? oceanic parameter है। तो ये हम किससे मेज़र करेंगे? थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग की हेल्प से हम यूज़ करेंगे। ठीक है। मेज़र किससे करेंगे? थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग की हेल्प। तो सी सरफेस टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की बात हो रही है तो थर्मल रिमोट सेंसिंग की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट करें। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड व्हेन द अर्थमेटिक मीन इज, अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको तो मोड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मोड इज इक्वल्स टू क्या होता है? 3 इंटू में मीडियन माइनस 2 इंटू में मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है। तो मीन की अगर हम बात करें, मीन कितना दे रखा है हमें? मीडियन दे रखा है 27.9 माइनस 2 इंटू में 26.8। ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकल कर? यहाँ पर आएगा 83.7 माइनस 53.6। जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30.1। कितना आएगा? 30.1। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन में फॉर्मूला जो है शॉर्टकट फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बहुत इजी था। ठीक है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेटेरिया होस्टेड द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP की बात कर रहा है। तो UNEP का कौन सा जो है सेक्रेटेरिया होस्टेड दी UNEP प्रोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? CBD। ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो UNEP सेक्रेटेरिएट होस्टेड बाय CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। UNEP क्या है? एक एजेंसी है। इट नोट होस्टेड बाय एनीवन। ठीक है। UNEP जो है वो क्या है आपकी? एक एजेंसी है, ये किसी के द्वारा होस्टेड नहीं की जा सकती। लेकिन CBD जो है आपका, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी,
दैट इज होस्टेड अंडर दी, ये किसके अंडर होस्ट की गई थी, CBD जो है वो आपके होस्ट की गई थी अंडर द UNEP, ठीक है, जिसका एक सेक्रेटेरिएट जो है वो UNFCCC है, ठीक है, और एक जो है वो आपका क्या है, UNCCT है, टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। वेटलैंड्स के लिए क्या था, रामसर साइट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज सूटेबल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप, 3 और 3 से ज़्यादा अगर ग्रुप होंगे, ठीक है, 3 और 3 से 2 या 3 से ज़्यादा जब ग्रुप होंगे तो उसकी स्टडी करने के लिए, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एनोवा का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल, किसके लिए, फॉर द कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर इट कंपेयर, एनोवा कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, नॉट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल। तो दिस इज नॉट फॉर द इंडिपेंडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए ये नहीं है। स्टूडेंट टी टेस्ट की अगर हम बात करें, दैट कंपेयर द 2 ग्रुप्स, दैट इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंस, 2 ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन देख रहा है जहां ग्रुप की स्टडी हो रही है ना। देन एफ टेस्ट की अगर हम बात करें, दैट कंपेयर द वेरिएंस ऑफ 2 पॉपुलेशन, 2 पॉपुलेशन के वेरिएंस को क्या कर रहा है, ये स्टडी कर रहा है, नॉट फॉर इंडिपेंडेंस, अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट द 2 पॉपुलेशन। काई स्क्वायर की अगर हम बात करें, दैट इज द टेस्ट एसोसिएशन ऑन इंडिपेंडेंस बिटवीन द कैटेगोरिकल वैल्यू एट्रीब्यूट, तो 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में इंडिपेंडेंटली जो है ये स्टडी करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, काई स्क्वायर टेस्ट। हमेशा याद रखना, एनोवा जो है, एनोवा फॉर द कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप, दैट इज नॉट, दैट इज इट इज डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है, ठीक है। टी टेस्ट की बात होगी, मीन ऑफ 2 ग्रुप्स जो है वो स्टडी करते हैं, कंटिन्यूस डाटा की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट। टी एफ टेस्ट में कंपेयर कर रहे हैं 2 पॉपुलेशन को, दैट इज ऑल्सो नॉट द इंडिपेंडेंस। काई स्क्वायर दैट इज एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंस बिटवीन दी कैटेगोरिकल वैल्यू एट्रीब्यूट्स के बीच में जो है हम उसकी स्टडी करते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स की स्टडी हो रही है, तो दैट इज रिलेटेड टू काई स्क्वायर टेस्ट। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द यूजफुल वर्क दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। तो यहाँ पर बात की जाएगी सबसे पहले वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल्स टू लैम्डा एच, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। गिब्स एनर्जी की बात हो रही है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द यूजफुल वर्क दैट ऑब्टेन फ्रॉम द कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम। कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम से जो है वो निकल कर आता है, तो डेल्टा जी टेल यू द मैक्सिमम वर्क यू कैन गेट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे सबसे ज़्यादा वर्क जो हमें देखने को मिलता है इन दी डेल्टा एच गिब्स फ्री एनर्जी में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम, कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम से ऑब्टेन होता है। वर्क डन की अगर हम बात करें, दैट इज रिलेटेड टू इंथैल्पी, ठीक है, इंथैल्पी इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर। गिब्स फ्री एनर्जी में हम बात करें, दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर्मूला में आप देख सकते हो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें, दैट रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, डज नॉट डायरेक्टली गिव useful work at constant pressure, that does not directly give the useful work at constant pressure. Entropy की अगर हम बात करें, that measure the disorder, not directly measure the work, directly measure नहीं करता है आपके वर्क को। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो आपके इनकरेक्ट हो गए, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स आयन, डाइवर्स आयन इफेक्ट और ली चार्लेटल प्रिंसिपल एंड आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन कब होगी, सेंट्रल मेटल आयन में, ठीक है। ऑप्शन में देखो, सेंट्रल आयन एसोसिएटेड विद वन मोर लिगेंड, तो पी का क्या होगा 4, ठीक है। एक भी पता होगा तो सॉल्व कर लोगे इसको। डाइवर्स आयन इफेक्ट, एडिशनल आयन, दे आर टॉकिंग अबाउट द एडिशनल आयन, ठीक है। एडिशनल आयन, नो पार्ट इन शिफ्टिंग इक्विलिब्रियम, तो क्यू का क्या होगा 3, नो पार्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम, डाइवर्स आयन इफेक्ट। ली चार्लेटल प्रिंसिपल जो है दैट इज रिलेटेड टू, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मॉडरेट लेवल है इस क्वेश्चन का, ठीक है, बट ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो मॉडरेट भी होना चाहिए, सारे क्वेश्चन इजी दे देंगे तो पूरा स्कोर कर लोगे ना। अब इजी हर तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें ऐड ऑन है, तो जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ कार्बोनेट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैलकेरियस वाटर। इनमें से कौन सा जो है वो कैलकेरियस वाटर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा आपका, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बिकॉज क्या होता है, अगर कोई क्लोज्ड सिस्टम है उसमें सॉलिड कार्बोनेट प्रेजेंट है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैलकेरियस वाटर जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। ओपन सिस्टम है तो उसमें ओपन सिस्टम में CO2 क्या होगा, CO2 आपका एस्केप हो जाएगा, ठीक है। एस्केप होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। जब CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स अगर बन जाएंगे तो वाटर लूजेस दी हार्डनेस, वाटर क्या हो जाएगा, लूज कर देगा अपनी हार्डनेस को, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, कैलकेरियस वाटर समझ आ गया। कैलकेरियस वाटर क्या है, वाटर दैट कंटेन अ डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट, जो वाटर डिजोल्व कैल्शियम कार्बोनेट को रखता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कैलकेरियस वाटर कह रहे हैं। दैट फॉर्मेशन डिपेंड अपॉन दी कार्बोनेट इक्विलिब्रियम, तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपका कार्बोनेट इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है कि CaCO3 इक्विलिब्रियम प्रोसेस हुआ कि कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन जो है उसके फॉर्म हो गए, ठीक है, वापस से रिएक्ट हुआ तो CaCO3 फॉर्म हो गया। तो सोल्यूशन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, अगर ओपन सिस्टम है CO2 एस्केप हो जाएगा, तो डिक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CaCO3 की जो सॉलिबिलिटी है उसको डिक्रीज कर देगा एंड प्रमोट द प्रेसिपिटेशन नॉट डिसोल्यूशन। ये क्या करेगा, आपका प्रमोट करेगा प्रेसिपिटेशन को, डिसोल्यूशन को नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बी करेक्ट है। इनमें से पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ कार्बोनेट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैलकेरियस वाटर। इनमें से कौन सा जो है आपका कैलकेरियस वाटर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, तो सोलर विंड एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द लोअर आयनोस्फेयर एंड गिव राइज टू वॉल एलन बिल्ट aerosol of the natural origin greater to 0.2 micrometer called the Atkin particle. Natural origin greater than 0.2 micrometer is called the Atkin particle. तो ये क्या है आपका इनकरेक्ट है, दैट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट आंसर, बिकॉज O2 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रोपोस्फेयर while O3 in the stratosphere, that is correct. Soot particle provide the heterogeneous phases, yes this is also correct. Solar earth magnetic influence the ion in lower ionosphere, ये भी आपका करेक्ट है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका इनकरेक्ट आंसर है। क्लियर है, क्यों,
क्यों है ऐसा? एरोसोल इन नेचुरल ओरिजिन ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर इज कॉल्ड एटिकन पार्टिकल. लाइकली रॉन्ग बिकॉज द करेक्ट टर्म इज कोरस पार्टिकल और एटिकन न्यूक्लियाई. ठीक है, तो पार्टिकल साइज कितना रहेगा आपका? ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर नेचुरल ओरिजिन पे रहेगा. ठीक है, 0.2 माइक्रोमीटर नेचुरल ओरिजिन पे, और हम इसको क्या कहेंगे? कोरस पार्टिकल, नॉट दी एटिकन पार्टिकल्स. ठीक है, कोरस पार्टिकल, कोरस पार्टिकल्स बोलेंगे हम इसको, ग्रेटर देन 0.2 माइक्रोमीटर अगर साइज है तो. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल टू द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ ओजोन रीजनरेशन? ओजोन रीजनरेशन, चैंपियन रिएक्शन, ये मैंने बात कर रखी है जब मैंने स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ाया था. तो चैंपियन रिएक्शन के बारे में मैंने बताया था. क्लाइमेट चेंज मैंने पढ़ाया था, तब भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया था. दैट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन. चैंपियन रिएक्शन दैट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सीजन. क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द वाटर क्वालिटी पैरामीटर? वाटर क्वालिटी पैरामीटर के रिगार्डिंग जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम रिप्रेजेंट द हार्डनेस इंडेक्स. ये आपका करेक्ट है. CO2 वैल्यू ऑफ वाटर सैंपल आर यूजुअली लेस देन इक्वल टू BOD वैल्यू. CO2 की वैल्यू हायर होती है एज कम्पेयर टू BOD. एसिडिक वाटर ऑफ थर्मल पोल्यूशन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर विच कॉजेज राइज ऑफ DO. नो, डिक्रीज द DO. तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का? ऑप्शन नंबर D. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बायोजियोकेमिकल साइकिल विद इन द इन्वायरमेंटल सिस्टम? विद इन द इन्वायरमेंटल सिस्टम बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो आपका कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो फॉस्फोरस साइकिल लैक इन एटमॉस्फेरिक फेसेस. फॉस्फोरस साइकिल जो है वो लिथोस आपका कहाँ सेडिमेंट्री साइकिल होती है, तो इसमें लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक फेजेस जो हमें देखने को मिलते हैं. क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर यूज टू गैस क्रोमेटोग्राफी? गैस क्रोमेटोग्राफी सूटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिक्स? तो इन किसके लिए सूटेबल होता है आपका? फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर के लिए. तो डिटेक्टर यूज इन गैस क्रोमेटोग्राफी सूटेबल फॉर डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर. क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट प्रेफरेबली कंटेन hollow cathode lamp of atomic absorption spectrophotometer? that is the argon. ठीक है, not most preferably continue hollow cathode lamp of atomic absorption, that is related to argon. then next question क्या कह रहा है? which of the following species are can interbreed but cannot produce a viable offspring? इंटरब्रीड करती है लेकिन वाइबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करती है. दैट इज द इको स्पीशीज. उनको क्या कहेंगे? इको स्पीशीज कहेंगे. दे आर इंटरब्रीड विद ईच अदर बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द वाइबल ऑफस्प्रिंग. क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अजम्पशन इज नॉट कंसिडर द लॉटका-वोल्टेरा मॉडल? लॉटका-वोल्टेरा मॉडल दैट डिस्क्राइब द कंपटीशन कोफिशिएंट इज वेरिएबल. ठीक है, competition coefficient is variable that describe the population dynamic of interacting species on ecosystem. ये बता रहा है. ठीक है, तो ये क्या क्या बताता है कि population are not allowed to diversify, it carrying the capacity at constant and habitat environmental homogeneous. बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करते हैं क्योंकि वीडियो जो है आपका बहुत बड़ा हो चुका है और अच्छे से डीपली जैसे अभी हमने एनालाइज किया है तो इस तरीके से करेंगे. क्वेश्चन पेपर का जो स्टेटस है वो लगभग आपका ठीक है, तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया होगा वो बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है. ठीक है, तो लेवल जो है इसका ठीक है पेपर का. सो आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को फॉलो करें. थैंक यू सो मच.